हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट जोन पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशंस और हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। हमने डिस्कस किया कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट टाइप आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड टाइप दैट इज इन द लास्ट लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं एलिवेशन ऑफ बीपी। आज हम पढ़ेंगे द थर्ड टाइप ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज दैट इज डिप्रेशन ऑफ एफपी। जब हमने एलिवेशन ऑफ बीपी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि बीपी इंक्रीज हो जा रही थी और उसके लिए मेन कॉज क्या आ रहा था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में जो डिक्रीमेंट हो रही थी वही मेन कॉज था। तो यहां भी हम देखेंगे जो फ्रीजिंग पॉइंट, एफपी का मतलब लिख लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहां भी हम पता करेंगे कि कौन सा वो फैक्टर है जो फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर दे रहा है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां भी मेन कॉज क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर कॉज लाइक लास्ट वन, आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में जो डिक्रीमेंट हो रही है सारी कहानी उसी से जुड़ी हुई है। तो मैं आपको आज वो करके दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा, इंटर रिलेट करूंगा। बट उससे पहले इन टर्म्स का मतलब जानना ज्यादा जरूरी है कि एफपी होता क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो एक डेफिनेशन तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। जैसे हम अगर एग्जांपल ले वाटर का, तो वाटर 0 डिग्री पे वाटर भी होता है और वाटर 0 डिग्री पे आइस भी होता है। यानी कि सेम एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड एंड लिक्विड को एग्जिस्ट करे। तो पहला डेफिनेशन तो बहुत आसानी से हो जाएगा कि टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड को एग्जिस्ट, दोनों एक साथ सेम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करें। बट इससे भी ज्यादा बेहतरीन मैं आपको एक बताऊंगा डेफिनेशन जिसका ज्यादा यूज करेंगे हम इस चैप्टर में। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वो डेफिनेशन लिखिए। फ्रीजिंग पॉइंट का जो नया डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं बहुत यूजफुल है, तो आप बहुत ध्यान से इसको लिखेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फेज, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। ठीक है, अब इक्वालिटी का सिंबल लगा हुआ है तो आप उल्टा भी लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज। तो ये डेफिनेशन अगर आप समझ गए तो इससे आगे हमें बहुत फायदा होने वाला है। मैं आगे जो ग्राफ डिस्कस करूंगा उसमें सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। तो एक और पॉइंट अभी नोट कीजिए, 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के बाद मैं सबको आपको ग्राफ में बहुत खूबसूरती से समझाऊंगा। तो अब कहने का मतलब है कि जो हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुई है सॉल्यूशन की, उसी के कारण ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो उस पॉइंट को हम नोट करेंगे। तो लिखिए द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन याद कीजिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जा रहा था क्योंकि पहले सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में रहते थे और जब हम नॉन वोलेटाइल इंप्यूरिटीज डाल देते थे तो उनकी वेपर प्रेशर घट जाती थी। याद कीजिए फोटो, बार बार हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट रहता है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है, कुछ और इंप्यूरिटी नहीं है तो ये प्योर फॉर्म में है और इसमें हम ऐड क्या करते थे, याद कीजिए सॉल्यूट। और उस सॉल्यूट का नेचर कैसा रहता था, तो नॉन वोलेटाइल। और इस नॉन वोलेटाइल के कारण क्या होता था कि ये कंट्रीब्यूट नहीं करते थे वीपी पे और ओवरऑल इनकी वीपी क्या होती थी, घट जाती थी। ओवरऑल जो वीपी घट जाती थी उसी के कारण अभी हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि एफपी भी घट जा रही है। क्यों घट रही है और कैसे घट रही है वो हम डिस्कस करेंगे। बट ये चीज बहुत क्लियर है कि जो हमारा सॉल्वेंट था लिक्विड फॉर्म में था, सॉल्वेंट में जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के कारण उनकी वीपी घट गई और वीपी घटने के कारण हमारा एफपी घटा। अब एफपी क्यों घटा वो हम डिस्कस करेंगे। बट ये पॉइंट वही हम कर रहे हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, इसके कारण क्या होगा, कॉजेज ए लोअरिंग ऑफ एफपी। तो वीपी में डिक्रीमेंट के कारण क्या होगा, एफपी का भी डिक्रीमेंट हो जाएगा। कॉजेज है
लोअरिंग ऑफ एफपी किसके कंपेरिजन में, तो कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इस बात को आप अच्छे से इस टेस्ट ट्यूब से समझ सकते हैं कि इस ट्यूब में जब सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में था तो इसके सारे मॉलिक्यूल सरफेस पे थे और वो वीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे थे। बट जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के इसको सॉल्यूशन बना दिया तो जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सरफेस पे आएंगे, बट सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल तो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो ओवरऑल वीपी डिक्रीज कर जाएगा। दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बिकॉज ऑफ दैट आवर फ्रीजिंग पॉइंट विल आल्सो डिक्रीज, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन जस्ट आफ्टर रबिंग द बोर्ड। तो ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक लास्ट और पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद चलेंगे हम अपने डिस्कशन में। अब सिंस हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो ऐड किया, इसको एडिशन करने से हमारा एफपी सडनली डिक्रीज कर गया, तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि द सडन डिक्रीज इन एफपी, द सडन मतलब तुरंत गिरना, सडन डिक्रीज ऑफ एफपी, फ्रीजिंग पॉइंट का एक बैग से गिरना, द सडन डिक्रीज ऑफ एफपी इज ड्यू टू एडिशन ऑफ आप देख सकते हैं ड्यू टू द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और ये जो डिक्रीमेंट होगा ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट उसको क्या कहेंगे, उसी को ये कहेंगे डिप्रेशन ऑफ एफपी। ठीक है, तो द सडन डिक्रीज इन एफपी या ऑफ एफपी इन ज्यादा बेटर रहेगा। द सडन डिक्रीज इन एफपी, फ्रीजिंग पॉइंट में जो सडन डिक्रीमेंट हुई है वो किसके कारण हुई है, तो इनके कारण हुई है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के एडिशन से। और जो हमारा उसका इफेक्ट पड़ा है वो क्या पड़ा है, हमारी एफपी क्या हो गई है, घट गई है, उसको क्या कहते हैं, डिप्रेशन ऑफ एफपी। तो अगर ये सारे पॉइंट आपको क्लियर है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अब मैं इसको लेके चलूंगा आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, ताकि सब कुछ आपका बेहद क्लियर हो जाए। तो चलिए मैं इसको रब करता हूं और बढ़ेंगे आगे। चलिए, तो मैंने जो आपको पॉइंट्स बताया, अब एक एग्जांपल लूंगा और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि आपका एफपी क्यों डिक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक लिक्विड फेज कंसीडर कीजिए। लिक्विड, थोड़ा मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे। और कुछ भी इसमें और नहीं डाला हुआ है तो प्योर फॉर्म है। ये हो गया हमारा लिक्विड। सेम सब्सटेंस का सॉलिड लीजिए, तो थोड़े इनके मॉलिक्यूल्स पास पास होने लगेंगे विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड। बस रिप्रेजेंटेशन है कि आपको लग जाएगी ये सॉलिड है। और इसमें भी कुछ और अभी मिक्स नहीं किया हुआ है, तो ये भी प्योर फॉर्म में है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो लिक्विड हमने लिया प्योर फॉर्म में, जो सॉलिड लिया, वो सब क्या है, सब एक ही सब्सटेंस के हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ऑफ सेम सब्सटेंस, सब एक ही सब्सटेंस का मैंने लिक्विड भी लिया, एक ही सब्सटेंस का मैंने सॉलिड भी लिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमें पता है कि लिक्विड क्या करेगा हमारे लिए, ज्यादा वीपी क्रिएट करेगा। लिक्विड ऑब्वियसली हमारे लिए क्या देगा, ज्यादा वीपी क्रिएट करेगा, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इजिली वेपोराइज होंगे और हमारे लिए ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे लिक्विड। आप बोलेंगे कि सर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वेपर प्रेशर क्रिएट करते नहीं, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होती है, बट बहुत कम होती है। तो सॉलिड के केस में हम वीपी क्या लिख लेंगे, लेस, बहुत कम होती है सॉलिड के वेपर प्रेशर। अब कंसीडर करेंगे हम एक सॉल्वेंट और उसमें क्या ऐड करेंगे, फिर वही कहानी जो करते आ रहे हैं। सॉल्वेंट
सॉल्वेंट ये रहा, ऊपर से क्या इसमें आके ऐड होगा, सॉल्यूट। बिल्कुल ये कहानी बगल में आपको दिख रही है। और सॉल्यूट का नेचर कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल। बिल्कुल ये सॉल्वेंट में सॉल्यूट आके एंट्री मार देगा। सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट की एंट्री नहीं हुई रहती तब क्या होता, तो पहले सॉल्वेंट को तो लिक्विड फॉर्म में है तो इसका बना ले थोड़ा, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको। और प्लस आके सॉल्यूट डल रहा है, प्लस में ऊपर से आके सॉल्यूट डल रहा है जिसका नेचर है नॉन वोलेटाइल। अब आपको बार बार पता है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डलता है तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आता है, तो हमें पता है कि ओवरऑल वीपी क्या हो जाता है, ओवरऑल वीपी सॉल्यूशन का डिक्रीज कर जाता है। ये तीन चीज बहुत क्लियर है आपको कि जब ये प्योर लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो ज्यादा वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट करेगा, वेपर प्रेशर मोर। इसमें सॉलिड है, सॉलिड में वीपी बहुत कम होती है क्योंकि वेपर्स बनाने की टेंडेंसी कम होती है, तो वीपी थोड़ी विथ रेस्पेक्ट टू इनसे कम रहेगी। ये हमारा सॉल्वेंट है जो लिक्विड फॉर्म में है, ऊपर से हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एडिशन किया, ड्यू टू दिस एडिशन इनके वेपर प्रेशर क्या होंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। ये सब हमारा पहले से पढ़ा हुआ है क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने बोला था आपको कि कॉज क्या है इसका, कॉज क्या है इसका, तो RLVP। मैंने रब कर दिया था पर मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जब कॉज RLVP है तो देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज कर गया। एक चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप कहीं, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वीपी बढ़ेगा, क्योंकि जितना गर्म करेंगे उतना वेपर फॉर्म में जाएगा। तो ये एक चीज कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना वीपी बढ़ेगा, या जितना वीपी बढ़ रहा है इसका मतलब उतना ही टेम्परेचर बढ़ा है। एक चीज और हम यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं आपके लिए, जब सॉलिड में वेपर प्रेशर पहले ही से कम है, अब जब हम सॉलिड का वेपर प्रेशर कम है, ऑलरेडी ऑलमोस्ट नहीं है, कम है, और हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज करने लगेंगे, तो जब हम सॉलिड की टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उनकी वीपी बहुत ड्रास्टिकली, बहुत तेजी से घटने लगेगी। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड के केस में लिख लीजिए। क्या समझे आप, क्योंकि इनकी वीपी होती ही कम है, तो जब हम टेम्परेचर घटाएंगे तो उनकी वीपी और भी तेजी से घटने लगेगी। तो आप लिख सकते हैं कि एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को जब घटाएंगे तो वीपी तो घटनी है, पर सॉलिड के केस में वेरी फास्ट, बहुत तेजी से घटेगी। इन सारे वर्ड का मतलब मैं एक एक लाइन आपको ग्राफ में क्लियर करूंगा, पर ये अभी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ब्रीफली लिक्विड लिया, कुछ भी मिक्स नहीं था, तो प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म का लिक्विड था, वीपी को मोर कंट्रीब्यूट किया। प्योर फॉर्म का लिक्विड था, वीपी को मोर कंट्रीब्यूट किया। सॉलिड के वीपी ऑलमोस्ट कम होते हैं, लोग तो कहेंगे नहीं होते हैं, पर थोड़ी सी होती है, वो भी प्योर फॉर्म में है कि किसी चीज का मिक्सिंग नहीं है, तो सॉलिड की वीपी बहुत कम है। बट सॉलिड के केस में मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बोला कि एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि वीपी पहले से ही कम है, जैसे टेम्परेचर गिराएंगे ड्रास्टिकली वेरी फास्ट डिक्रीज कर जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वेरी फास्ट डिक्रीज कर जाएगा। और ये हमारा सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूशन बना दिया, तो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होने के कारण इनकी वीपी क्या हो गई, घट गई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी वीपी को कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। हम जितना ज्यादा बॉयल करेंगे प्रेशर उतना ज्यादा आएगा, सिंपल सी बात है। अब इन सारे पॉइंट को कंसीडर करके मैं क्लब करूंगा और आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करूंगा। उस ग्राफ को देखने के बाद आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, तो मैं इसको रब कर देता हूं ताकि ग्राफ को अच्छे से ड्रॉ करने के लिए मुझे इसी फ्रेम में जगह मिले। अब देखिए उस ग्राफ का ड्रॉ करेंगे। ये रहा हमारा वाई एक्सिस, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम इन जनरल क्या लेते हैं, याद कीजिए, वेपर प्रेशर ही लेते हैं, अभी भी वही लेंगे, वेपर प्रेशर। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लेंगे, थोड़ा वी की तरह है वो, आप थोड़ा समझिए, उल्टा लिखा हुआ है वेपर प्रेशर, आप लिख लीजिए वेपर प्रेशर। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टेम्परेचर, आगे की तरफ इंक्रीज। अब इन सारे पॉइंट्स को मैं कैसे क्लब करूंगा, ये देखिए। मैंने आपको बोला था कि एफपी क्या होता है, तो एफपी वो होता है
जहां पे सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करे और दोनों की प्रेशर जाके मीट करे, दोनों का प्रेशर मिलना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ ले लेंगे प्योर सॉलिड फेज का। तो प्योर सॉलिड के लिए मैंने आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है कि सॉलिड के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेगा ग्राफ ड्रास्टिकली गिरेगा। तो देखिए सॉलिड के केस के लिए मैं एक ग्राफ बना देता हूं आपके लिए। जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेगा, टेम्परेचर का गिरना मतलब पीछे जाना, ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि बहुत तेजी से गिरेगा। मैंने आपको बोला है कि बहुत तेजी से, देखिए टेम्परेचर गिरते जा रहा है, वीपी भी बहुत तेजी से गिरते जाएगा। काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट तेजी से, थोड़ा कर्व कर सकते हैं, थोड़ा टिल्टेड कर सकते हैं, पर इतना नहीं है, बहुत तेजी से गिर रहा है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा कर्व दे सकते हैं, बट वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने क्लियर किया था कि एज वी डिक्रीज, टेम्परेचर यहाँ है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे पीछे जा रहे हैं, टेम्परेचर जैसे डिक्रीज करेंगे वीपी देखिए ड्रास्टिकली डिक्रीज कर रही है, वीपी भी नीचे जा रही है, तो टेम्परेचर डिक्रीजिंग, वीपी डिक्रीजिंग, बट वेरी फास्ट, इसलिए ऑलमोस्ट मैंने स्ट्रेट लाइन लिया है, आप थोड़ा सा टिल्टेड कर्व ले सकते हैं। अब ये जो हमने ग्राफ बनाया बीपी किसका बनाया? मैंने क्लियर बोला था कि सॉलिड का बनाया, तो लिख सकते हैं प्योर सॉलिड फेज। सॉलिड का फेज हो गया। अब जब सॉलिड का फेज हो गया तो इसको लिक्विड के फेज से मीट कराना होगा, तभी तो हमारा एफपी आएगा, क्योंकि एफपी का जो मैंने डेफिनेशन आपको पढ़ाया था तो मैंने बिल्कुल क्लियर किया था कि सॉलिड और लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट होने चाहिए सेम टेम्परेचर पे, जहां दोनों आके मीट करे दोनों फेज। तो सॉलिड फेज हो गया। अब लिक्विड फेज का बनाएंगे। यहां से हमने पढ़ा है कि लिक्विड की वीपी क्या होती है? ज्यादा होती है, और टेम्परेचर जितना बढ़ता है वीपी बढ़ता है। तो जब लिक्विड की वीपी ज्यादा होगी तो इनसे ज्यादा वीपी को एग्जिस्ट करेंगे। तो लिक्विड का अगर हम सॉल्वेंट का ही ग्राफ बना ले लिक्विड फेज में, तो देखिए उनकी ज्यादा वीपी होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ऊपर होगा और धीरे धीरे नीचे आते जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर घटेगा तो वीपी भी घटेगा। यहाँ सॉलिड फेज की बात थी, अब लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेगा वैसे वैसे इनकी वीपी गिरेगी, बट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन काइंड नहीं आएगा, एक्सपोनेंशियल काइंड आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वीपी स्लोली गिरेगी। अगर आपको यहां थोड़ा सा कर्व गड़बड़ लग रहा है तो इसको एक बार और अच्छे से रीड्रॉ कर लें। ठीक है, अब बहुत अच्छा बन गया। अब ये क्या है, पहले ये लिखना बहुत जरूरी है। ये किसका ग्राफ है? प्योर सॉल्वेंट का। और सॉल्वेंट किस फेज में होता है? बहुत क्लियर है कि सॉल्वेंट लिक्विड फेज में होगा। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, कलर जरा चेंज करो। तो यहां पे फेज क्या है? सॉलिड। यहां पे फेज क्या है? लिक्विड। कौन सा वो पॉइंट है जहां सॉलिड और लिक्विड दोनों मीट कर रहे हैं? तो ये पॉइंट है जहां पे दोनों आके मैच कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को अगर प्रोड्यूस करें नीचे की तरफ, तो ये जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा? बहुत क्लियर सी बात है कि वो क्या होगा? वो TF नॉट होगा। क्यों होगा नॉट? क्यों? क्योंकि देखिए दोनों किस फॉर्म में है? प्योर फॉर्म में तो नॉट लगाते हैं हम। और एक फ्रीजिंग पॉइंट है, कैसे पता चला? तो उसके लिए बहुत आसान है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये क्यों फ्रीजिंग पॉइंट है? ये इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट है कि यहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड दोनों, सॉलिड और लिक्विड दोनों के ग्राफ मीट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सॉलिड इक्वल टू लिक्विड। तो जो दोनों फेज यहाँ मीट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? एफपी, और एफपी को टीएफ से, फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ। और नॉट क्यों? क्योंकि प्योर फॉर्म में है। तो ये तो हमारी हो गई प्योर फॉर्म की ग्राफ। बट यहाँ प्योरिटी खत्म हो गई जब हमने सॉल्यूशन बनाया। जब हमने सॉल्यूशन बनाया है तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल दिया है, और सॉल्वेंट में जब हमने सॉल्यूट डाला है तो हमारी वीपी क्या हो जाएगी? सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते हैं हमारी वीपी क्या हो जाती है? घट जाती है। घटेगी तो उनका ग्राफ थोड़ा नीचे से चलेगा, तो कलर बदलेंगे, क्योंकि उनकी वीपी कम है, उनकी प्योरिटी कम है। कभी भी प्योर का ही वीपी जाता होता है। अब हम प्योर का नहीं, इम्प्योर पे जा रहे हैं, क्योंकि अब सॉल्यूशन, अब इसमें सॉल्यूट की एंट्री हो चुकी है, तो अब वीपी इनसे कम रहेगा। तो अगर इनकी वीपी यहां है तो उसकी वीपी से नीचे ही रहेगी। क्लियर है? उसकी वीपी नीचे रहेगी। उसको प्रोड्यूस कब तक करेंगे जाके ग्राफ में? जब तक वो जाके सॉलिड फेज से नहीं मिले, क्योंकि सॉल्यूशन होता किस फेज में है? सॉल्यूशन किस फेज में होता है? सॉल्यूशन वेरी क्लियर है कि लिक्विड फेज में होगा। सॉरी,
सॉल्यूशन किस फेज में होगा? लिक्विड फेज में। तो लिक्विड फेज तो यहां भी था हमारा लिक्विड फेज, लेकिन जब लिक्विड फेज जाके सॉलिड फेज पे मीट करे, उनके ग्राफ को कट करे, तो देखिए सॉल्यूशन का जो लिक्विड फेज का ग्राफ था हमारे प्योर सॉलिड पे आके यहाँ पे कट कर रहा है, और उस पॉइंट को प्रोड्यूस करेंगे नीचे टेम्परेचर के ग्राफ पे, तो वो होगा हमारा क्या? वो भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा। बट ये जो फ्रीजिंग पॉइंट था पहले वाला, वो प्योर सॉल्वेंट का था। जो पहले वाला क्या था हमारा? एफपी ऑफ प्योर, नॉट लगा हुआ है, प्योर सॉल्वेंट। बहुत ध्यान से, इसलिए मैं आपको आराम से बता रहा हूं। फिर से आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाली लाइन लिक्विड की सॉलिड में टच की, जब हमने नीचे मीट किया, दोनों प्योर फॉर्म में थे, इसलिए नॉट। प्योर फॉर्म में क्या था हमारा? सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट का एडिशन हो गया तो वो सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बनते ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने उनकी वीपी को डिक्रीज करा दी। तो देखें इतना नीचे वीपी कर दिया, ये वीपी का है वाई एक्सिस, इतना वीपी कम लिया हमने, इतना वीपी कम लिया, उसको प्रोड्यूस करते गए, क्योंकि ये लिक्विड फेज है, जाके उसको सॉलिड फेज में मैच करना होगा। जिस पॉइंट पर कट करेगा उसको प्रोड्यूस करेंगे। ये वाला जो टेम्परेचर होगा इसका एफपी होगा। तो एफपी को कैसे डिनोट कर सकते हैं? तो टीएफ से। यहाँ जगह थोड़ी कम है, लिख लीजिए टीएफ। अगर दिखने में दिक्कत है तो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूं टीएफ, सेम चीज है टीएफ। अब टीएफ यहाँ पे क्या है? प्योर से नीचे वाला है। प्योर से नीचे कौन था? सॉल्यूशन। तो एफपी ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों सेम चीज है, वहां जगह कम है इसलिए मैंने यहां लिख दिया। अब इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से एनालाइज करेंगे, तब हमें पता चलेगा क्या हो रहा है। पहले भी मैंने पिछले ग्राफ में आपको बताया था, ये डिपेंड करेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया। जैसे हमने कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया तो इतनी वीपी गिरी, इतनी वीपी गिरी, तो इतना डिफरेंस आया। तो ये क्या बनेंगे? डेल्टा टी एफ। ये क्या है? जो गैप आया, डेल्टा टी एफ। दिखने में दिक्कत है तो बड़े बड़े लिख देता हूं, पर चीज वही है। यहाँ पे जो गैप है डेल्टा टी एफ। बॉइलिंग पॉइंट के केस में डेल्टा टी बी बनता था, फ्रीजिंग के केस में टी एफ। अब ये ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए हमने 5 यूनिट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया और ये 5 यूनिट नीचे आया, तो ये जितना गैप बनेगा उतना ही गैप यहां बनेगा। हम और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे और वीपी गिरेगा, ग्राफ और नीचे से आएगा और ये और चौड़ा होते जाएगा। इन सेंस जितना ज्यादा हमारा वीपी गिरेगा उतना ज्यादा हमारा टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। ध्यान से देखिए, ये जितना बढ़ेगा उतना ही ये भी बढ़ेगा। अभी अगर मान लीजिए 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट है। अगर ये 3 यूनिट होगा तो यहां प्रोड्यूस करेगा और ये भी 3 यूनिट। तो एक चीज हम क्लियर कर सकते हैं कर्व से, क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम कर्व, आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत आसानी से कर्व से पढ़ा रहा हूं। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम कर्व टेम्परेचर डिक्रीजेज, वीपी ऑल्सो डिक्रीजेज। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो वीपी भी डिक्रीज करेगा। वेरी क्लियर। जितना टेम्परेचर घटेगा उतना वीपी घटेगा। तो टेम्परेचर जितना घटाते जाएंगे, जितना कम करते जाएंगे, उसी के रेफरेंस में वीपी उतना कम होते जाएगा और ये गैप बढ़ते जाएगा। ये थोड़ा मिट गया, ठीक है। तो जितना जितना टेम्परेचर घटेगा उसी के रेफरेंस में ये भी वीपी घटेगा। क्लियर सी बात है। ऐसे भी टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रेशर तो कम ही बनेगा ना, क्योंकि बॉयल कम होगा, वेपर प्रेशर कम होंगे। तो इतनी चीज समझ गए हैं। तो एक और छोटी सी चीज वही जो वहां है, फिर से आप नोट कर लें, आगे काम आने वाला है कि टीएफ नॉट क्या है और टीएफ क्या है। तो टीएफ नॉट एफपी किसका है? टीएफ नॉट किसका एफपी है? एफपी ऑफ, देख लीजिए, प्योर सॉल्वेंट। और टीएफ क्या है हमारा? एफपी ऑफ, देखिए सब कुछ आप खुद से लिख सकते हैं, सॉल्यूशन। अब जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस कैसे लेते हैं आपको पता है? डेल्टा टी एफ। डेल्टा निकालना है हमें हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकालनी है। वाई सॉरी एक्स एक्सिस पे देखिए, बड़ी वैल्यू टी एफ नॉट है, तो टी एफ नॉट में से छोटी वैल्यू टी एफ को माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा टी एफ। टी एफ नॉट किसका था? सॉल्वेंट का। और टी एफ किसका था? आप खुद से देखिए, सॉल्यूशन का।
और डेल्टा टीएफ क्या है? डेल्टा टीएफ वही टर्म है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, डिप्रेशन ऑफ एफपी या डिप्रेशन इन एफपी, कुछ भी लिख सकते हैं। और एफपी क्या होती है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर आप इतना समझ गए होंगे तो आपको बहुत मजा आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। सिर्फ ग्राफ पे ध्यान रखना है, एक ही चीज ध्यान रखनी है कि एफपी होता क्या है। तो जहां लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज मीट करे, को एग्जिस्ट करे, तो सॉलिड फेज का ग्राफ, सॉरी लिक्विड फेज का ग्राफ ऊपर होगा क्योंकि लिक्विड के वेपर प्रेशर अधिक होते हैं, ब्लैक कलर। सॉलिड का वेपर प्रेशर कम होता है उनसे नीचे। पर सॉलिड में एक प्रॉब्लम थी कि जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे ड्रास्टिकली डिक्रीज करता था बीपी, तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में डिक्रीजिंग। जहां पे दोनों पॉइंट मिल गए, प्रोड्यूस किया, दोनों प्योर फॉर्म में थे तो प्योर फॉर्म का फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। क्यों फ्रीजिंग पॉइंट? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। अब यही काम किसके लिए हुआ? सॉल्यूशन। बट सॉल्यूशन का बीपी कम होगा क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आके मिक्स कर चुके हैं। वो जहां पे सॉलिड को कट करेंगे, इस पॉइंट को प्रोड्यूस करेंगे, तो ये तो फ्रीजिंग पॉइंट उनका हो जाएगा, किसका? सॉल्यूशन का। तो ये सब चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी। फाइनली हम समझ गए कि डेल्टा टीएफ क्या है? डिप्रेशन ऑफ एफपी। तो हम इसको रब करेंगे और आगे इसके एक्सप्रेशंस को देखेंगे कि डेल्टा टीएफ का एक्सप्रेशंस क्या है। तो मैं इसको रब कर दूं। तो हमने जो पढ़ लिया, अब हम डेल्टा टीएफ का एक्सपेरिमेंटल रिलेशन लिख लेंगे। तो डेल्टा टीएफ हमने पूरे डिटेल्स में पढ़ लिया है। अब हमें पता है कि डेल्टा टीएफ बाय एक्सपेरिमेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मोलालिटी के। इन द सिमिलर फैशन हमने प्रीवियस में पढ़ा था डेल्टा टीबी। अब यहाँ क्या आ गया? डेल्टा टीएफ। स्मॉल एम क्या है? मोलालिटी। अब जब भी हम सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देना होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के एफ। जो पिछले केस में क्या होता था? के बी। बी फॉर बॉइलिंग, यहाँ फ्रीजिंग है तो एफ, के एफ इंटू एम। इसको हम अपने बॉक्स में डाल देंगे। के एफ के बारे में थोड़ा लिख लेंगे, के एफ है क्या। तो के एफ हमें पता है कि हमने कांस्टेंट डाला है, किसके लिए? डेल्टा प्रोपोर्शनलिटी हटाया फ्रीजिंग पॉइंट का, तो एफ पी डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ किसका? ये बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसका दूसरा नाम, इसको हम क्या कह सकते हैं? दूसरा नाम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल। या क्रायोस्कोपी, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये सब जब आपने पढ़ा, तो ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वहां भी हमने क्या किया था? ये पढ़ने के बाद हमने यूनिट ऑफ के एफ पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिट ऑफ के एफ। अब के एफ की यूनिट निकालनी है। आप खुद दिमाग लगाइए कि के एफ की यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो के एफ की यूनिट निकालने के लिए हमें ये देखना होगा इस फैक्टर को, के एफ। तो के एफ दिखेगा क्या? देखिए, डेल्टा टी एफ बाई एम, यही तो है के एफ। इन दोनों को जब देख लेंगे तो बहुत आसानी से हम इसकी यूनिट बता देंगे। देखिए, केल्विन केजी पर मोल। अब कहेंगे क्यों? तो देखिए, डेल्टा के लिए, टेम्परेचर के लिए केल्विन, मोल का क्या होता है? सॉरी, मोलालिटी का क्या होता है? मोल्स पर केजी। उल्टा हो जाएगा। मोलालिटी क्या होता है? देखिए आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। बट किस चीज में ध्यान देना है हमें? केजी में। तो देखिए, मोल्स बाई केजी, बट उल्टा है यहाँ पे, डिनोमिनेटर में है तो केजी मोल। ठीक है, क्लियर है। किसी किसी दूसरे बुक में देखेंगे तो इसको इस फॉर्म में भी दिया रहता है, डिग्री सेल्सियस में इसको, और ये मोलल के फॉर्म में। मोलल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पर मोलल या मोलल के पावर -1। तो ये दोनों आप ध्यान से समझ लेंगे। यहाँ के बाद एक नोट लिखवाता हूं मैं, पिछली बार भी हमने लिखाया था कि के फॉर प्योर वाटर क्या होगा। के फॉर प्योर वाटर कितना होगा? तो 1.86, और यूनिट यही रहेगा, के जी
यूनिट में कहीं से कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। केएफ का निकालना है डेल्टा टीएफ बाई एम। टीएफ क्या है? टेम्परेचर, केल्विन। एम क्या है? मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है? मोल्स बाई केजी। तो मोल्स बाई केजी और डिनोमिनेटर में तो उल्टा हो गया, तो केजी बाई मोल। बस बहुत सिंपल है। यहाँ पे टेम्परेचर को केल्विन लिया है, डिग्री सेल्सियस ले लिया टी के लिए, और मोलालिटी के लिए सीधा मोलल रह गया। मोलल डिनोमिनेटर में है तो मोलल के पावर -1। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने और नोट किया कि केएफ हमारे प्योर वाटर के लिए या वाटर के लिए भी कह सकते हैं, क्या है? 1.6 केजी पर मोल। अब हम मोलालिटी पे वापस आएंगे। देखिए मोलालिटी का जब हमने यहां आपको बता दिया, देखिए मोलालिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के किस चीज से डिनोट करते हैं आपको पता है? बाइनरी सॉल्यूशन में 2 से। और मोल्स क्या है? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्यूट के लिए है तो 2, तो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, 2 फॉर सॉल्वेंट। क्लियर है? मोल्स का वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए 1 ही होगा, और केजी में लेना है तो कितने से डिवाइड हो जाएगा? केजी में लेने के लिए 1000 से डिवाइड हो जाएगा। इसको बॉक्स में डाल लेंगे। सेम चीज को बस ऊपर नीचे कर दीजिए, देखिए क्या बन जाएगा। W2 ऊपर ही रहेगा, नीचे का 1000 ऊपर जाएगा, नीचे W1 पहले से है, वापस आ क्या जाएगा नीचे? M2। W1 तो पहले से ही है, तो एक रिलेशन ये मिल गई हमें। इन दोनों रिलेशन में कोई अंतर नहीं है। ऊपर का ऊपर रह गया, M2 नीचे आ गया, W1 नीचे ही रह गया, 100 डिवाइड में था ऊपर चला गया, तो एक नया रिलेशन हमको मिल गया। इन दोनों रिलेशन पे हमें डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए एग्जाम में आते हैं और हमें आंसर देना पड़ता है। यहां से एक काम और करेंगे, हमने यहां से स्मॉल m निकाला हुआ है, तो हम कहेंगे कि स्मॉल m की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ स्मॉल m। कहां से? तो स्मॉल m यहां से क्या हो गया? देखिए आप खुद, डेल्टा टीएफ बाई केएफ। देखिए तो स्मॉल m की जगह पे मैं क्या रख दूं आपको? डेल्टा टीएफ बाई केएफ। तो डेल्टा टीएफ इधर रख लेता हूं, और बाई केएफ जो है उठ के कहां चले जाएगा? इधर आ जाएगा। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब यहां से जो बची हुई चीजें हमारी वो आ जाएंगी। तो बची हुई चीजें क्या है? देखिए 1000 इंटू W2, यही तो है। कुछ चेंज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। m के जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया? डेल्टा टीएफ बाई केएफ। m के जगह डेल्टा टीएफ बाई केएफ उठ के यहां गया। ये चीजें कॉपी हुई, W2 इंटू 1000 कॉपी हुई बिल्कुल। अब ये भी कॉपी हो जाएगा, क्या? M2 बाई W1। इसको भी बॉक्स में डाल देंगे। यहां से एक अच्छा रिलेशन और निकाल सकते हैं हम M2 का। क्यों M2 का? क्योंकि हमारा टॉपिक ही रहता है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस। तो M2 यहां से सिर्फ क्या करेंगे? उधर कर लेंगे। M2 यहां जाएगा, डेल्टा टीएफ उसके जगह पे, बाकी सारी चीजें बिल्कुल वही रहेंगी। तो न्यूमरेटर कॉपी कर लीजिए, KF इंटू 1000 इंटू W2। M2 यहां से वहां गया है, डेल्टा टीएफ इधर आ जाएगा, और W1 तो अपने जगह पे है ही। ये मेन फैक्टर है मोलर मास का, क्योंकि टॉपिक क्या रहता है? हर बार हमने M2 निकाला है मोलर मास। ठीक है, अगर आप इतना समझ गए हैं तो एक और पॉइंट मैं लास्ट में हर बार लिखवाता हूं, वो भी लिखवा देता हूं, क्योंकि उस पॉइंट की जरूरत आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पड़ेगी। तो सबसे लास्ट में पॉइंट लिख लीजिए, KF क्या होता है? पिछले केस में भी हमने पढ़ा हुआ है, ध्यान से आपको याद होगा तो। RM1, और एक इसके साथ मैंने क्या पॉइंट डाला था आपको याद होगा? पिछले केस में TB स्क्वायर डाला था, इस केस में TF स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइड किस चीज से होता था? तो डिवाइड होता था 1000 इंटू डेल्टा फ्यूजन H, डेल्टा H फ्यूजन। तो इसको मैं क्लब कर दूं, बॉक्स में डाल दूं। बिल्कुल सिमिलर मैंने वैसे ही पढ़ाया जैसा लास्ट टॉपिक लास्ट वीडियो में पढ़ाया, सब कुछ ऑन द सेम बेसिस। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं सब कुछ।
तो ग्राफ पढ़ने के बाद हमने डेल्टा टीएफ को एक्सपेरिमेंटली बोला था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी है। स्मॉल इज मोलालिटी, मोलालिटी इज नथिंग बट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलालिटी, आगे जब हमने प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाया था तो हमें कांस्टेंट देना होगा, और ये कांस्टेंट क्या था, एफपी डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब यूनिट ऑफ केएफ में हमने आपको बता दिया यूनिट कैसे निकलती है। यूनिट बिल्कुल वही है जो पिछले बार में थी केवी के लिए, सेम यूनिट। केएफ प्योर वाटर के लिए कितना है, 1.86। मोलालिटी, मोलालिटी मींस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट 2 मोल्स, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, उसमें 2 लगेगा। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए 1, केजी के लिए डिवाइडेड बाय 1000। ऊपर नीचे कर दिया हमने, बाकी सारी चीजें वही है, कोई डिफरेंस नहीं आया है। ठीक है, अब हमने m की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट की डेल्टा टीएफ बाई केएफ, जो बाई का केएफ है ऊपर आ गया, बाकी सारी चीजें देखिए आप वही है, कोई अंतर नहीं है। इसमें हमने क्या किया है, m2 को अब निकाल लिया है, क्योंकि हमारा टॉपिक रहता है मोलर मासेस, तो डेल्टा टीएफ m2 की जगह, m2 डेल्टा टीएफ की जगह, बाकी सारी चीजें बिल्कुल एज इट इज रह गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको केएफ पढ़ाया, केएफ में मैंने आपको क्या बोला, r इंटू m1, डॉट देने में कंफ्यूजन है तो आप इंटू भी लिख सकते हैं, R इंटू m1 इंटू TF स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा फ्यूजन। अब R आपको पता है गैस कांस्टेंट है, M भी आपको पता है मोलर मास है, T भी पता है आपको फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड टेम्परेचर है, 1000 मल्टीप्लायर है, बच गया फिर से वही डेल्टा फ्यूजन H, डेल्टा H फ्यूजन। तो इसका फुल फॉर्म क्या है या क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ, ये मेन पॉइंट है, ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर आप इतना समझ गए हैं तो बहुत बड़ी बात है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आप और नोट कर सकते हैं, जो हमने पिछले बार में भी नहीं किया था, आप चाहें तो इसके पास नोट कर सकते हैं, जहां हमने केएफ की एंट्री की गई थी कि केएफ एंड केबी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। केएफ एंड केबी, केएफ की एंट्री यहां पे हुई है, केएफ एंड केबी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि देखिए जब हमने केएफ पढ़ा था तो सॉल्वेंट के लिए पढ़ा था, तो पिछले केस के लिए भी केबी ले लेंगे, सिमिलर है, केएफ एंड केबी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो इसके साथ हमने ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर ली है, बट इसमें बचा क्या हुआ है, इस लेक्चर में आपके लिए कुछ खास है। इस सब कुछ हमने जब डिप्रेशन ऑफ एफपी का कंप्लीट कर लिया है तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट उसके पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। कौन सा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 दैट इज एलिवेशन ऑफ बीपी, जिसमें बीपी बढ़ा था, एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 दैट इज डिप्रेशन ऑफ एफपी। दोनों का कंपेयर कर देंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगी, और फिर तीनों के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का एप्लीकेशन बताएंगे। तो इनके एप्लीकेशन जानने, चलिए तीनों का एक साथ पढ़ लेंगे। तो पहले मैं इसको रब करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ने के पहले हम दोनों को कंपेयर कर लें, क्योंकि कंपेयर नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिस हो जाएगी। तो देखिए क्यों मैं कंपेयर कर रहा हूं, इसमें आपको दो फायदे होंगे। एक तो सारे डिस्टिंग्विशन पता चल जाएंगे तो याद करने में इजी होगा, और दूसरा एक और नया फॉर्मूला आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने को मिलेगा। तो जब हम डेल्टा टीबी पढ़ते थे तो आप जहाँ के अपने सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में देख सकते हैं, वहां हमने प्रूफ किया था कि टीबी माइनस टीबी नॉट, जाके आप देख सकते हैं, सब कुछ प्रूफ किया हुआ है, मैं सिर्फ यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ। और जब हम डेल्टा टीएफ पढ़े थे अभी जस्ट इसी लेक्चर में, तो यहाँ पे हमें क्या आया था, याद कीजिए, पहले एफ नॉट की वैल्यू आई थी और फिर एफ आया था। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ बी नॉट बाद में है, यहाँ बी नॉट मीन्स नॉट, प्योर फॉर्म बाद में है, प्योर फॉर्म पहले है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलिवेशन है, यहाँ बढ़ा है तो बढ़ेगा तो उल्टा ही होगा, और एक घटा है, फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा हमें बड़े में से छोटे वाली क्वांटिटी को घटाना रहता है। सब कुछ प्रूफ किया हुआ है, बस आप इतना जान लीजिए कि यहाँ नॉट बाद में होता है और यहाँ नॉट प्योर फॉर्म पहले होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बहुत कॉमन सा पॉइंट है, जब हम पढ़ रहे थे डेल्टा टीबी तो उसका फॉर्मूला क्या आया था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम।
डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू एम। सिमिलरली यहाँ पे क्या गया था, डेल्टा टीएफ केबी की जगह केएफ इंटू एम। तो बहुत ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं आ रहा है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट था हमारा यूनिट। जब हम यूनिट पे डिस्कस करेंगे तो यूनिट तो दोनों की सेम होगी, केजी पर मोल। वो मैंने बता दिया आपको कैसे। या एक और यूनिट हमने कंसीडर किया था, डिग्री सी पर मोलल। वही यूनिट इसके लिए भी हो जाएगी, यूनिट में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। केजी पर मोल या डिग्री सी पर मोलल। यूनिट भी देख लिया हमने। अब हम क्या देखेंगे, एक एग्जांपल लिया था हमने हर जगह प्योर वाटर के लिए। प्योर वाटर का केस लिया था हमने। तो प्योर वाटर के लिए केबी कितना था आप याद कीजिए, जाके देखिए 0.52 था और यूनिट तो वही हो जाएगी केजी पर मोल। इसके केस में प्योर वाटर का क्या होगा, क्या वहां केबी था तो यहाँ केएफ 1.86। आपको आपके प्रिस्क्राइब बुक में एक टेबल भी दिया हुआ है, पर आपको याद रहना चाहिए ये पॉइंट एग्जाम में दिया भी जा सकता है, न्यूमेरिकल्स में नहीं भी दिया जा सकता, तो आपको पता होना चाहिए। अब इतनी राम कहानी करने के बाद मेन मुद्दा क्या आ गया, देखिए जब वैल्यू कंपेयर कीजिए तो केबी क्या आ गई, छोटी, यानी बड़ा कौन आ गया, केएफ। तो क्यों आ गया, अब इस पे डिस्कस करना है। बड़ा क्या आ गया, केएफ। केएफ किसके बड़ा आ गया, केबी से। तो क्यों बड़ा आ गया, यही जानने के लिए हमने इतना कंपैरिजन लाया था कि आपको एक और फार्मूला पता चले, ताकि आपके कंपटीशन में अब एक भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए। तो केबी का एक और फार्मूला होता है, आप लिख सकते हैं। केबी का एक और फार्मूला होता है, आर टीबी स्क्वायर। न्यूमरेटर में आर टीबी स्क्वायर 1000 इंटू एलबी। एलबी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो केबी का आपने लिख लिया। इन द सिमिलर फैशन केएफ का भी लिखेंगे। तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो केएफ का लिख लीजिए। आर वहां बॉइलिंग पॉइंट था तो यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, स्क्वायर वही रहेगा, 1000 वही रहेगा, बस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के जगह पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा। दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, ये आपका लास्ट यही फॉर्मूला है जो आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में छूट रहा था। मैंने आपको यहाँ वो भी करवा दिया, आर टीवी स्क्वायर 1000 लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आप लिख लेंगे, और केएफ के केस में टीवी की जगह टीएफ हो गया और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। अब जब ये जान गए तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से दिख रही होगी कि केबी और एलबी में क्या रिलेशन है। केबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एलबी एंड केएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एलएफ। क्लियर है। अब ये चीज आप जान गए तो एक चीज मैं आपको बता दूं एक्सपेरिमेंटली कि हमें पता है, वी नो दैट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपर करने में जो हीट आती है वो हमेशा बड़ी होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वेपर बनाने में जो लेटेंट हीट होती है वो बड़ी होती है, किससे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। तो जब लेटेंट हीट का रिलेशन हमें एक्सपेरिमेंटल पता है और केबी और केएफ उसके इनवर्सली हैं, तो देखिए एलबी के रिजेम्बलेंस में कौन है, केबी है, और एलएफ के रिजेम्बलेंस में इनवर्सली में कौन है, केएफ है। और सिंस सिंबल क्या है, इनवर्स का, तो जब ये बड़ी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटी। तो देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था, केएफ इज ग्रेटर देन, उसको भी ग्रेड से कर दो, दोनों सेम है। देखिए दोनों सेम स्टेटमेंट है, प्रूफ कर दिया मैंने आपको। केएफ ग्रेटर देन केबी, केएफ ग्रेटर देन केबी, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के साथ हमारा ऑलमोस्ट ये टॉपिक का थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म होता है। छोटा सा पोर्शन है, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में इसको क्लब करूं, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल सेक्शंस भी करने हैं। सबका एप्लीकेशंस, किसका, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 2, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 3। एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, सिंस हमारा टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस, तो जब हम पहले केस की बात करेंगे, चलिए 1 बाय 1 मैं आपको लिखवा देता हूं, नहीं तो शायद आप भूल जाएंगे और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो मैं रब करता हूं पहले।
तो हमने डिप्रेशन ऑफ एफपी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की सारी थ्योरी ऑलमोस्ट कर ली हमने, बट इनके न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू पे बढ़ने से पहले हमें इनकी एप्लीकेशन देखनी पड़ेगी। और जब हम इनका एप्लीकेशन देख रहे हैं तो साथ साथ में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 और 2 सबका एक साथ देख लेंगे, क्योंकि जब एप्लीकेशन आप देखे रहेंगे तो इसका बहुत खूबसूरत यूज आपको दिखेगा आपके गिवन न्यूमेरिकल्स में। तो चलिए पहले 1 बाय 1 सबका एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसका एप्लीकेशन पहले लिख लीजिए, एप्लीकेशन पहले किसका, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये तो आपको पता है कि जब भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो मोलर मासेज निकालते हैं। अब जाके सेकंड केस थर्ड केस सब में देखिएगा हम लास्ट में M2 निकालते थे, सबसे लास्ट में एक एक्सप्रेशन M2 के लिए, यही मोलर मास। तो जब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के टर्म में भी बात करेंगे तो हमें यहाँ इससे क्या फायदा होगा, एप्लीकेशन मोलर मास निकालने में हेल्प मिलेगी। किसकी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो पहला तो ये हो गया जो जेन्युइन सा है, जो हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने में एप्लीकेशंस आएंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। और दूसरा क्या आएगा, जब इसका नाम ही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो ये कंपोनेंट फाइंड कर देगा, किसका, फाइंड वीपी या डिक्रीज इन वीपी, दोनों बताएगा। तो एप्लीकेशन हो गई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। मोलर मास मस्ट है, क्योंकि टॉपिक पे आप ध्यान देंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास हम M2 सबके लिए निकालते हैं। और हमें वो कंपोनेंट आया था जो हमें बताता था कि कितना लोअरिंग ऑफ वीपी हो रहा है, तो वीपी या डिक्रीज इन वीपी हम निकाल सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन हो गया हमारा किसका, फर्स्ट टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब सेकेंड टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था हमारा, एलिवेशन ऑफ बीपी। इसको भी जब हमने पढ़ा था तो ध्यान दीजिए लास्ट में हमने M2 निकाला था, एक लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिया था हमने। तो इसका भी पहला या मेन क्या कह सकते हैं, मोलर मास डिटरमाइन करने में, इसका सॉल्यूट का, क्योंकि M2 किसके लिए होता है, सॉल्यूट के लिए। तो इन दोनों का हमने देख लिया। अब थर्ड हम किसका देखेंगे, जो टॉपिक हमारा अभी चल रहा है, तो दोनों का देख लिए। अब थर्ड के लिए मैं इसको थोड़ा रब कर दूं, एप्लीकेशन पॉइंट ही चल रहा है। ये दोनों हमने प्रीवियस लेक्चर के लिए किया, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके लिए डिप्रेशन ऑफ एफपी, इसका क्या होगा, तो एज यूजुअल ये भी तो मोलर मास बताएंगे M2 हमने निकाला है, जस्ट आप जाके देख सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि M2 फॉर सॉल्यूट। एक और इसका एक अच्छा सा एग्जांपल दे दूं आपको, ये जब काम आते हैं हमारे रोड सॉल्टिंग में। रोड सॉल्टिंग क्या होता है, रोड सॉल्टिंग जब आप किसी हिल स्टेशन पे जाएंगे, ठीक है, जब आप किसी हिल स्टेशन पे जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि रोड पे बहुत सारी बर्फ जम जाती है। तो उस बर्फ के लेयर को हटाने के लिए हम उस पे सॉल्ट, टेबल सॉल्ट NaCl का छिड़काव करते हैं। इससे क्या फायदा होता है, तो आपको पता है इससे फायदा क्या होगा, NaCl जाके उसमें सॉल्यूट की तरह होगा, और वो जब जाके सॉल्यूट घुलेगा तो उनकी एफपी को क्या कर देगा, एफपी को डिक्रीज कर देगा, उनको जमने नहीं देगा और रोड खाली हो जाएंगे। क्लियर, NaCl सॉल्टिंग मीन्स नमक। जब NaCl छिड़केंगे रोड पे, बर्फ पहले से जमी हुई है तो फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देगा, NaCl लाइक ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, पहले से हमारा सॉल्वेंट रहेगा और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जाएगा और उसकी एफपी को डिक्रीज कर देगा, उनको जमने नहीं देगा और रोड खाली हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, एंटी फ्रीजर्स में यूज आता है इसका। एंटी फ्रीजर्स का मतलब जमने नहीं देगा। जैसे किसी हिल स्टेशन पे गए हैं जहां टेम्परेचर 0 से भी कम हो, तो हमारे इंजन में हमारा क्या होगा, ऑयल जम जाएगा। तो ऑयल जम जाएगा तो गाड़ी चलानी मुश्किल हो जाएगी। तो हम इसमें भी क्या डाल देंगे, इसमें हम डाल देंगे इसी की तरह कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो जाए मिल जाए और हमारी एफपी को डिक्रीज कर दे ताकि हमारा इंजन ऑयल जमे नहीं। तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होगा, इथिलीन ग्लाइकोल। इसी के लिए मैंने आपको एप्लीकेशन पहले पढ़ाया। अब जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें आपको इथिलीन ग्लाइकोल आएगा, तो आपको पता चलेगा कि इथिलीन ग्लाइकोल क्यों डाला गया है। तो इथिलीन ग्लाइकोल क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब जाके मिलेगा उसमें तो क्या करेगा, रेडिएटर में उनकी एफपी को डिक्रीज करेगा। तो अगर इसको 60% हम उसमें डिसॉल्व करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, तो एफपी को -49 डिग्री C तक नीचे कर देगा। और -49 डिग्री C के नीचे तक अगर हमारा
आयल नहीं जमे तो हमारी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। तो आई थिंक एप्लीकेशन पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया 1 2 3 तीनों टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। अब हम तेजी से मूव करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स पे रिलेटेड टू द थर्ड टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारा रनिंग टॉपिक है इस वीडियो का। तो चलिए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए तो इस न्यूमेरिकल्स को पहले पढ़ लीजिए फिर उसको सोल्व करेंगे। 1.00 gram of a non-electrolyte solute dissolved in a 50 gram of benzene lowered the FP of benzene by 0.40 K. The FP depression constant of benzene is 5.12 kg per mole. Find out the molar mass. जैसा कि मैंने अभी आपको एप्लीकेशन पढ़ाया उसका सबसे खूबसूरत यूज आपको दिख गया होगा कि क्यों मैंने पहले रुक के आपको एप्लीकेशन पढ़ाया। उस एप्लीकेशन से मैंने बोला था तीनों के केस में कि मोलर मास डिटरमाइन करने में यूज होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और जब हमने इसका डेराइव कर लिया है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला तो फॉर्मूला हम सीधा वहां से कॉपी कर लेंगे। तो जाके देखिए फॉर्मूला क्या था, KF W2 × 1000 और डिवाइड किस चीज से किया गया था, जाके आप देखें डेल्टा TF और यहाँ W2 था तो नीचे W2 था ऊपर तो नीचे W1। तो एक बार फॉर्मूला आप जाकर वहां से मैच करेंगे KF W2 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF W2। अब ये सारी वैल्यूज हम ढूंढेंगे हमें फॉर्मूला में और यहाँ पे डालते जाएंगे तो हमारा मोलर मास निकल जाएगा जो हमारा एम ऑफ द क्वेश्चन है। तो KF जाके ढूंढिए, KF कितना होना चाहिए। KF की यूनिट मैंने आपको बताई है, पता चल गया होगा आपको, कलर बदल दूं तो KF क्या आ गया आपका 5.12 kg पर मोल इंटू W2। सॉल्यूट का वेट कितना है, W2 कितना ग्राम, 1 ग्राम, सॉरी पहले दिया हुआ ये हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप सॉल्यूट, ये हमारा नहीं है, ये हमारा W2। तो कितना ले लेंगे W2 1.00 ग्राम। उसके बाद मल्टीप्लायर क्या लगाना है 1000 का। मल्टीप्लायर क्यों लगता है, ग्राम को केजी में बदलने के लिए, डिवाइडेड बाय डेल्टा TF। जाकर ढूंढिए डेल्टा TF कहाँ है, मिल गया W1। अब आपको मिल गया W1 कितना है 50 ग्राम, सारा मिल गया आपको। W2 यहाँ मिल गया था, W1 यहाँ मिल गया, ये आपका KF था, यूनिट से पहचान सकते हैं। और ये क्या था आपका डेल्टा TF। डेल्टा TF कितना आ गया था आपका 0.40 K। तो सारी चीजों की वैल्यू हमने आपको सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, तो आप सोल्व कर लेंगे। मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा और M2 मतलब मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट जब सोल्व कर देंगे तो 256 ग्राम पर मोल आएगा। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है तो ग्राम पर मोल, आप सबको कट करके भी रखेंगे तो वही बचेगा आपको ग्राम पर मोल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेक्शन पे तो 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इसका फॉर्मूला गिवन है C2H6O2 इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्या क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड सेकंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बहुत सारी जानकारियां हमें गिवन है, क्या सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट है सब कुछ क्लियरली गिवन है। तो देखिए क्या करेंगे, हमें एक फॉर्मूला पता है डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। यह फॉर्मूला अगर हमें पता है तो इस फॉर्मूला में हमें क्या क्या जानकारी गिवन है। KF तो मैंने आपको बता दिया था वाटर के लिए, KF और KB दोनों हमें चाहे दिया हो या नहीं दिया हो हमें पता रहता है, टेबुलर फॉर्म में हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ और मैंने भी आपको नोट कराया। तो हमारा मेन टारगेट रहेगा यहाँ से M निकाल लेना। M क्या होता है मोलालिटी, और मोलालिटी क्या होते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट कौन है इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल से मुझे याद आया कि जब मैं अभी आपको एप्लीकेशन पढ़ा रहा था तो यही तो पढ़ाया था मैंने आपको एज एंटी फ्रीजर। बोला था कि जब आपका कार्बोरेटर में आपका गाड़ी में तेल नहीं जमा हो तो उसके लिए हम इसको मिलाते हैं तो बहुत नीचे टेम्परेचर चला जाता है और हमारा ऑयल गर्म नहीं हो पाता है गाड़ी का, सॉरी जम नहीं पाता, फ्रीजिंग पॉइंट को नीचे कर देता है। एप्लीकेशंस में जाके आप देख सकते हैं। तो मोलालिटी क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। बट ध्यान किस चीज में रहना रहता है, इसको केजी में लेना जरूरी रहता है। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है वाटर है, तो वाटर ही डायरेक्ट लिख लेंगे केजी में।
अब मोलालिटी अगर यहाँ से निकल जाए तो हमारा मोलालिटी का काम हो जाएगा, केएफ हमें पता है, डेल्टा टीएफ इजिली आ जाएगा। तो मोलालिटी निकालने के लिए हमें दो फैक्टर्स निकालने होंगे। फर्स्ट फैक्टर मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि इथिलीन ग्लाइकोल है, दूसरा मास ऑफ वाटर। तो देखिए फर्स्ट फैक्टर कैसे निकलेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। तो मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट यहाँ गिवन है, देखिए 45 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट इजिली निकाल सकते हैं यहाँ से, जब आप निकालेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 62। तो 62 से ग्राम पर मोल। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ जाएंगे, 0.73 मोल। तो ये काम हो गया फर्स्ट का। सेकंड का देखिए क्या है, सेकंड का आपका मास ऑफ वाटर 600 ग्राम में दिया हुआ है, बस उसको क्या कर देंगे, केजी में ले लेंगे। तो ये भी हो गया हमारा 0.6 केजी। अब दोनों को यहाँ पे यूज कर लेंगे मोलालिटी निकालने के लिए 1/2। तो देखिए मोलालिटी इज इक्वल टू स्मॉल m इज इक्वल टू 0.73 मोल डिवाइडेड बाई 0.6 केजी। तो फिर इसको जब सोल्व कर देंगे 0.73 मोल बाई 0.6 केजी, 1.2 मोल पर केजी आ जाएगा। आई होप आप लोगों को सेक्शन बोर्ड का दिख रहा हो, 1.2 मोल पर केजी। तो मोलालिटी हमने निकाल ली है, यहां से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ पे। तो निकालना है हमारा ए चल रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है, डेल्टा टीएफ। केएफ की वैल्यू मैंने आपको पहले बोली थी, नोट डाउन कर लीजिएगा। फॉर वाटर 1.86 केजी पर मोल। और इसका मल्टीप्लायर किस चीज से होगा, इसकी जरूरत नहीं है तो मैं रब कर सकता हूं। मल्टीप्लायर किस चीज से होगा, मोलालिटी से। मोलालिटी हमने यहाँ निकाल लिया, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ ध्यान से देखेंगे। मोलालिटी 1.2 मोल पर केजी है, तो 1.2 मोल पर केजी। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए डेल्टा टीएफ क्या आ जाएगा, 1.86 का मल्टीप्लायर जब 1.2 में डालेंगे तो टोटली इसका आ जाएगा 2.2 के। ध्यान देंगे तो केजी पर मोल, मोल पर केजी कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ एक केल्विन बच जाएगा। तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, कितना आ गया, 2.2 के। अब सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे, एफपी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से पहले हमारा सॉल्वेंट क्या था, वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है सेल्सियस में, अगर उसको केल्विन में ले लेंगे तो 273.15 केल्विन। ये हमारा सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट से कम होगा क्योंकि डिप्रेशन होता है। तो जब हम एफपी ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, एफपी ऑफ सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन, एफपी ऑफ सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो प्रीवियस एंड माइनस द डिप्रेशन रिड्यूस्ड वन। तो रिड्यूस कितना हुआ था, 2.2 के। और 273.15 के में से जब आप 2.2 के को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 270.95 के। तो यही आपका आंसर आ गया बी का, एफपी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आई थिंक आज मैंने आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया। आपका थर्ड टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें मैंने आपको सारी थ्योरीज बताई। इसमें स्पेशल मैंने आपको क्या बताया, तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को कंप्लीटली कंपेयर किया ताकि आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी फायदा रहे। और उसके बाद मैंने ऑल थ्री टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए एप्लीकेशंस बताई और फिर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराया। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा हो। तो आप अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट रह जाए तो वीडियो को रिव्यू कीजिए, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और जल्द ही मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टाइप, लास्ट टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। अंटिल देन, थैंक यू।